शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसकी परिभाषा के पश्चात आज हम अध्ययन करेंगे शीत युद्ध के कारणों का। शीत युद्ध के कारण अगर हम गहराई में जाएं तो हम बोल्शेविक क्रांति में भी पा सकते हैं और कई विचारकों ने शीत युद्ध का आरंभ बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में सोवियत संघ में हुई थी उसी से माना है। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर विश्व में पहली बार अगर कहीं पे साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो वह था सोवियत संघ। पहले मेंशेविक दल और उसके पश्चात अति क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक बोल्शेविक दल ने सोवियत संघ में सत्ता स्थापित की। बोल्शेविक दल का नेतृत्व लेनिन कर रहा था और लेनिन ने ही पहली साम्यवादी सरकार की स्थापना की। लेनिन ने 1924 तक शासन किया और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। बोल्शेविक क्रांति स्वयं में एक अति महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व राजनीति के क्षेत्र में था, क्योंकि विगत 2 दशकों से अर्थात 17वीं शताब्दी से लेके पूंजीवाद का निरंतर विकास हो रहा था और पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव यूरोप और अमेरिका से होके पूरे विश्व में फैला। एशिया और अफ्रीका में जो उपनिवेश स्थापित हुए उसके पीछे एक प्रमुख कारण पूंजीवाद था। पूंजीवाद में उत्पादन की खपत जब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में पूरी हो गई तो उन्होंने नए बाजार की तलाश शुरू की और ये बाजार उन्हें एशिया और अफ्रीका में दिखाई दिए। पूंजीवाद के लिए जो पूंजीवाद के अंतर्गत जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे थे उनके लिए सस्ता कच्चा माल प्राप्त करना भी एक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और उस कच्चे माल की प्राप्ति का स्रोत उन्हें एशिया और अफ्रीका में दिखाई दिया। सस्ती मजदूरी भी वहाँ मिल जाती थी और बहुत सारे ऐसे उत्पाद थे जो उन्हें सस्ते दामों से वहाँ मिल जाते थे और जिसके आधार पर उच्च स्तर के उत्पादों का निर्माण किया जा सकता था बड़े बड़े उद्योगों में। अब यह प्रक्रिया पूरे विश्व में चलती रही और इसका विरोध अगर कहीं से शुरू हुआ तो वो बोल्शेविक क्रांति से था। एक ऐसी शासन सत्ता प्रणाली स्थापित हो गई और वो भी एक ऐसे बड़े साम्राज्य में जो विश्व का सबसे बड़ा देश था, यूरोप से सटा हुआ था, जो कि पूंजीवाद का केंद्र था। तो विगत 2 शताब्दियों से जो विचारधारा चली आ रही थी उसको पहली चुनौती बोल्शेविक क्रांति के द्वारा साम्यवादी विचारधारा के रूप में मिली और संभवतः यही कारण था कि साम्यवादी सरकार को अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों ने काफी लंबे समय तक मान्यता नहीं दी। जब इन देशों ने मान्यता प्रदान नहीं की तो एक वैचारिक विरोध स्वाभाविक था। ब्रिटेन ने अंत 1924 में और अमेरिका ने 1933 में सोवियत सरकार को मान्यता प्रदान की। इतने विलंब से मान्यता प्रदान करने के बाद भी वैचारिक दृष्टि से जो असंतुलन, वैचारिक दृष्टि से जो विभेद बना हुआ था वह कहीं न कहीं निरंतर रूप से विद्यमान रहा। यूरोप के समक्ष इस समय 2 और प्रमुख विचारधाराएं उत्पन्न हुई, फांसीवाद और नाजीवाद। दोनों का काफी समय तक अमेरिका और
यूरोपीय देशों ने, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने प्रशय किया, क्योंकि वह उसे साम्यवाद की ढाल के रूप में देख रहे थे। परंतु जब हिटलर की आकांक्षाएं विश्व साम्राज्य की तरफ बढ़ने लगी, मुसोलिनी भी इसी दृष्टिकोण से सोचने लगा, तो उनके लिए आवश्यक हो गया कि पहले वह नाजीवाद और फांसीवाद की विचारधाराओं का उन्मूलन करें और उसके पश्चात वो साम्यवाद की तरफ देखें। द्वितीय विश्व युद्ध इसी की परिणति था कि जब हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की तो वह बड़े योजनाबद्ध तरीके से उसने आरंभ किया, विश्व साम्राज्य के स्वप्न की दृष्टि से आरंभ किया। मुसोलिनी उसके साथ था, एशिया में जापान उसके साथ था, और तकनीक और विज्ञान की दृष्टि से जर्मनी ने काफ़ी प्रगति की थी। लोगों में काफ़ी भावनाएं थी जर्मनी की महानता के प्रति, जिसे हिटलर ने बुनाया था। रोम और इटली में मुसोलिनी ने भी यही किया, तो लोगों का बड़ा सपोर्ट था उनके पीछे। इन सब कारणों से एक बड़े पैमाने पर जब विश्व युद्ध बढ़ने लगा और जर्मनी ने जब सोवियत संघ पर भी आक्रमण कर दिया 1942 में, तो इन सब परिस्थितियों और तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जो एक संगठन बना, ब्रिटेन, फ्रांस, फिर सोवियत संघ, और 1944 में जब अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, जापान और अन्य उनके सहयोगी देशों की पराजय हो गई। तो तात्कालीन परिस्थितियों में तो सोवियत संघ भी साथ था, ब्रिटेन भी साथ था, जर्मनी भी माफ़ कीजिएगा, फ्रांस भी साथ था, और अमेरिका भी साथ हो गए। परंतु जब एक चुनौती नाजीवाद और फांसीवाद के रूप में समाप्त हो गई, तब उनकी पुरानी प्रतिनिधित्व वापस सामने आ गई और अब प्रयत्न होने लगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और संगठन निर्मित किए जाएं, अपना आधार बनाया जाए। स्टालिन बड़ा प्रभावशाली नेता था और अपने इरादों में भी वो दृढ़ था, और इसी कारण 1945 से 1953 तक जब तक स्टालिन रहा, उसने साम्यवाद के विकास के निरंतर रूप से प्रयत्न किए। जब स्टालिन इस गति से बढ़ने लगा तो पूंजीवादी देशों में भी एक विचार की दृढ़ता बढ़ती गई कि इसका मुकाबला करने के लिए गठबंधन तैयार किए जाने चाहिए। उसी के रूप में हम देखते हैं कि डंकर्क संधि भी हुई, ब्रुसेल्स पैक्ट भी हुआ, और उसके बाद नाटो की भी स्थापना हुई। तो एक तरफ पूंजीवादी देश यह कदम उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ ने उनका मुकाबला करने के लिए पहले आर्थिक संगठन कॉमिनकॉम की स्थापना की, और उसके पश्चात सैन्य संगठन मजबूत करने के लिए वार्सा पैक्ट अस्तित्व में आया। इस तरह बोल्शेविक क्रांति से जो वैचारिक द्वंद्व शुरू हुआ था, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी चलता रहा, और इस संघर्ष ने एक लंबे समय तक, आगामी 50 वर्षों तक, जब तक कि सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ, इसमें निरंतरता, वैचारिक संघर्ष की निरंतरता चलती रही। अब द्वितीय विश्व युद्ध में भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने दोनों गुटों में एक दूसरे के प्रति संदेह बढ़ा दिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और जर्मनी ने हमला कर दिया सोवियत संघ के ऊपर, तो उस समय जो यूरोपीय देश थे उन्होंने काफ़ी समय लगाया दूसरा मोर्चा खोलने के लिए जर्मनी के विरुद्ध, और तब स्टालिन का शक यूरोपीय देशों पर बढ़ता गया। उसके पश्चात सोवियत संघ जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने में कुछ समय बाकी था और इवन चल ही रहा था, तो उस समय याल्टा समझौता की अवहेलना सोवियत संघ द्वारा की गई। याल्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे, और उसके अंतर्गत एक
यह भी तय हुआ था कि पोलैंड में लुब्निन सरकार, जिसका संरक्षण सोवियत संघ कर रहा था, और लंदन सरकार, जिसका समर्थन ब्रिटेन और अमेरिकी गुट कर रहा था, उसको समाप्त करके, यानी लंदन सरकार लुब्निन सरकार को समाप्त करके उसके स्थान पर एक निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। तो शुरू में तो स्टालिन इससे सहमत हुआ, परंतु कालांतर में वह इससे पीछे हट गया और उसने साम्यवादी गुटों को वहां खुलकर समर्थन प्रदान करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक तरफ जहां जर्मनी के रूस में हमले के बाद यूरोपीय देशों और अमेरिका ने द्वितीय मोर्चा खोलने में देर की, इसके कारण रूस का उन पे शक बढ़ा। तो वहीं दूसरी तरफ जापान जो कुछ कर रहा था और जिस द्रुत गति से बढ़ रहा था, तो जापान को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सोवियत संघ से विशेष सहायता की अपेक्षा रखी थी, परंतु सोवियत संघ ने वह सहायता उपलब्ध समय पर नहीं करवाई। उससे कहा गया कि साइबेरिया के अड्डे उन्हें प्रदान किए जाएं, परंतु सोवियत संघ उसमें हिचकिचाता रहा, कई दिनों तक टालमटोल करता रहा। इससे भी उनका शक बढ़ा जब उसने साइबेरिया में मित्र राष्ट्रों को सुविधाएं प्रदान नहीं की। इसी प्रकार मंचूरिया में जो सोवियत सेनाएं थी 1946 में, उन्होंने राष्ट्रवादी सेनाओं को प्रवेश नहीं करने दिया, जबकि साम्यवादी समर्थक जो सेनाएं थी उनको उसने पूरी छूट और सुविधाएं प्रदान की। इस कारण भी पुनः दोनों में मतभेद बढ़े और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो वैचारिक द्वंद्व थे उसको बढ़ावा मिला। अब सोवियत संघ ने बाल्कन समझौते का और उल्लंघन किया। बाल्कन समझौते के अंतर्गत 1944 में चर्चिल ने पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार किया था। इसके अंतर्गत यह तय हुआ था कि सोवियत संघ बुल्गारिया और रोमानिया पर अपना प्रभाव बनाए रखेगा, जबकि यूनान पर प्रभाव ब्रिटेन का बना रहेगा, और हंगरी और यूगोस्लोवाकिया पर दोनों देश अपना बराबर प्रभाव रखेंगे। परंतु युद्ध के बाद सोवियत संघ इस बाल्कन समझौते का उल्लंघन करता रहा और साम्यवादी दलों को उसने वहां खुलकर सहायता प्रदान की। इस कारण भी वैमनस्य बढ़ता गया और इसी प्रकार ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने अपना प्रभाव जमा लिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तरी ईरान पर सोवियत संघ का प्रभाव था, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन का प्रभाव दक्षिणी ईरान पर था। अब ब्रिटेन और अमेरिका ने कालांतर में अपनी सेनाएं हटा ली, परंतु सोवियत संघ सेना हटाने में पुनः आनाकानी करने लगा और ये सारा पीरियड स्टालिन का था, 1953 के पूर्व का। अतः फिर दोनों में मतभेद बढ़ा। ब्रिटेन ने यूनान से सेनाएं हटा ली और सोवियत संघ ने वहां पे साम्यवादी दलों को पूर्ण सहायता देना शुरू कर दिया। तो वैचारिक आधार बढ़ा और इसके पश्चात 5 मार्च 1946 का हम समय देखें तो चर्चिल का फुलटन भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि अब एक लोहे का आवरण, आयरन कर्टेन की स्थिति यूरोप की हो गई है और एक यूरोप अब 2 भागों में विभाजित हो गया है और वहाँ पे विचार और स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो इसने भी एक वैचारिक द्वंद्व को और अधिक बढ़ावा भी दिया और उससे स्पष्ट हो गया कि अब वैचारिक आधार बिल्कुल अलग है और इसके में संघर्ष अब अवश्यंभावी है। इसके पश्चात टर्की में सोवियत संघ कुछ भूप्रदेश हासिल करना चाहता था और बॉस्फोरस जो तट है वहाँ पे वो अपना नाविक अड्डा भी बनाना चाहता था, परंतु पश्चिमी देश इसके खिलाफ थे। इसने पुनः दोनों देशों के मध्य एक वैचारिक द्वंद्व को बढ़ावा दे दिया।
अब बर्लिन की नाकाबंदी, सोवियत संघ ने लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकाबंदी की और इससे भी दोनों के मध्य संघर्ष को बढ़ावा मिला। और ट्रूमैन ने कालांतर में सोवियत संघ को दी जाने वाली लैंड लीज की सहायता बंद कर दी। इसके अतिरिक्त ये विभिन्न कारण तो रहे ही, परमाणु परीक्षण जो 1945 में अमेरिका ने किया और उसके कुछ वर्ष पश्चात सोवियत संघ ने किया, और एक परमाणु होड़ शुरू हो गई। कालांतर में ब्रिटेन और फिर फ्रांस ने भी परमाणु परीक्षण किए और उसके पश्चात चीन ने कर दिए। चीन साम्यवादी था, सोवियत संघ साम्यवादी था। जो अमेरिका ने किया उसके पश्चात सोवियत संघ ने किया, तो सोवियत संघ के पश्चात अमेरिकी समर्थक दो देशों ने और कर दिया। तो परमाणु जो होड़ आरंभ हुई, उस होड़ ने भी दोनों गुटों के मध्य वैचारिक विभेद को बढ़ाने में काफ़ी बड़ी भूमिका अदा की। तो केवल परमाणु परीक्षण नहीं, उसके बाद अंतरिक्ष में यान कौन कब भेज रहा है या कौन कितनी लंबी दूरी की मिसाइलें का निर्माण कर रहा है, ये संघर्ष निरंतर चलता रहा। यह भी कहा जाता है कि परमाणु हथियार और विध्वंसक हथियार इतने ज़्यादा थे कि कोई भी देश खुलकर युद्ध के लिए मैदान में नहीं आ सका, क्योंकि वह युद्ध होता तो फिर ऐसा होता कि उससे हो सकता है कि संपूर्ण देश और एवं संपूर्ण पृथ्वी भी ख़त्म होने के कगार पे आ जाती। तो इसी कारण और इसी तकनीक और परमाणु युद्ध की संभावना और इतने ही विध्वंसक हथियारों की खोज और विकास ने संभवतः शीत युद्ध के रूप में ही रखा, उसे वास्तविक धरातल पर युद्ध नहीं होने दिया।